एज इम्पॉर्टेंट एज इट कैन बी एक फैसला, और वो फैसला प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम डिबेट भी होनी चाहिए इस तरह के मामलात पे। और आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ ऐसे सेंसिटिव मामलात पे हमेशा बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बहस होती है। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला, दूरस असरात का हामिल। अब नान नफ़का एक ऐसा इशू है जो सीरियस इशू है। वालिदैन के दरमियान में जब सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों की जिम्मेदारी, एक तरफ अगर माँ खिदमत कर रही है, उनको पाल रही है, अपनी ज़िंदगी का टाइम, एनर्जी, एफर्ट, स्लीप, हर चीज़ सैक्रिफाइस करके फिज़िकली उनको वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होना चाहिए कि जिसको कवर किया जाए। जजमेंट ये है कि कोई भी बाप किसी प्राइवेट मुआहदे के तहत, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट आपने आपस में एक दूसरे के साथ कोई निजी मुआहदा तय कर लिया है, उसके ज़रिए अपने आप को नान नफ़के से आज़ाद नहीं करा सकता, बरी ज़िम्मा नहीं करा सकता कि आपने अपनी वाइफ जैसे सेपरेशन लिया, आप उनके साथ कहें कि जी ये मुआहदा हो गया, मैंने 50 लाख रुपए आपको दे दिए हैं, इसके बाद बाकी की सारी ज़िंदगी या बच्चों के बालिग होते तक मैं आपको 1 रुपया और नहीं दूंगा। ये चीज़ कैंसिल, बंद। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं जो उठाए जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर एक बच्चा भी इन्वॉल्व होता है जिसकी ज़िंदगी डिपेंड कर रही होती है उस नान नफ़की के ऊपर। और अगर पेरेंट्स जो हैं वो आपस में डिसाइड कर लें और फिर बाद में बच्चा जाकर, जैसे कि इस केस के अंदर हुआ, अदालत गया बच्चा और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है क्योंकि मेरे वालिद की तरफ से मुझे नान नफ़का नहीं दिया जा रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं हमारे जहन के अंदर, और मज़ीद डेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर क़ानून है, बहुत अच्छी तरह से इस तरह के मामलात को, जहाँ पे फैमिली सेट के मामलात आते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आलिया ज़रिए अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं। हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया। आलिया, सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये क्या नए महाज तो नहीं खोल देगा हमारी फैमिलीज़ के अंदर, या फिर ये रिजॉल्व की तरफ जाएगा? मुझे लगता है आयशा, इट विल हेल्प रिजॉल्व दिस एगनी, मिटिगेट द एगनी ऑफ द माइनर्स। यू नो, सबसे कीमती हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी यूथ है। आप ये जो इस जजमेंट ने सेटल किया है, ऑलरेडी कानून का हिस्सा है, वो ऑलरेडी कानून का हिस्सा है कि आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो किसी को उसके कानूनी हक के लिए से महरूम करने के लिए हो। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। बट होता क्या था, जैसे इस केस में पहली सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन में खातून से उन्होंने लिखवा लिया कि 60,000 रुपया तुम्हें दे रहे हैं, 60,000 रुपये के एवज़ तुम लिख के दे दो कि इसके बाद तुम्हारा कोई क्लेम नहीं है, तुमने कोई लेन देन नहीं है, और दिस एंड दिस। तो वो खातून जो 2004 में शादी करती है और 2006 में बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद जो है वो उसको वो 60,000 रुपीज़ के अलावा कुछ नहीं मिला, हमने लमसम पेमेंट कर दी है तुम्हें। और वो चूँकि कंसेंट डिक्री अपीलेबल नहीं होती, ठीक है, तो पहली सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन के अंदर उसको पैसे देकर उन्होंने, तो कोर्ट ने इसमें बड़ा अहम नुक्ता डिसाइड किया कि जनाब आप एक तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ उससे जो लिखवा रहे हैं, खातून ऑन बिहाफ ऑफ माइनर को पाबंद कर ही नहीं सकती। आप कोई लाइबिलिटी माइनर के बिहाफ पर, यानी ऐसी लाइबिलिटी ले ही नहीं सकते। दूसरी बात यह कि आप उसको कानून के दरवाजे उस पर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटेनेंस रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन है। यानी जब फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब एक दिन जो है वो पीएन थे और एक दिन प्राइम मिनिस्टर लग गए हैं, तो जो पीएन के बेटे की वो मेंटेनेंस मुकर्रर थी, वो चेंज होकर प्रीमियर के बेटे की मेंटेनेंस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये पाबंद कानून में ये गुंजाइश हमारे पास ऑलरेडी है। जी जी बिल्कुल। और इस जजमेंट में जो एक आला बात, और मेरा ख्याल है आई मस्ट अप्रिशिएट हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बिकॉज उनका जो भी व्यू है विमेन राइट के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और बिलखुसूस इवन कोर्ट के अंदर भी हम तो बहुत दफ़ा उनकी अदालत में अपेयर भी होते रहे, तो जो मैंने देखा है कि बहुत अप्रिशिएटिव कॉन्डक्ट होता है अबाउट विमेन, कि उनको मौका दिया जाए रिप्रेजेंटेशन का। सो उन्होंने एक नुक्ता जो अभी तक कानून में नहीं, और उन्होंने मिनिस्ट्री को भी बोला कि आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, वो ये है कि एक बच्चे को कानूनन सिर्फ पिछले 6 साल तक का जो है वो खर्चा ले सकता है। कानून ये कहता है कि आर्टिकल 120 के तहत आप सिर्फ पिछला पास्ट मेंटेनेंस 6 साल का मांग सकते हैं। ओके, जज साहब ने सूरह तलाक और सूरतुल बकरा का रेफरेंस देकर उसको जुरिस्प्रूडेंस को पूरा डिटेल में डिस्कस करके उन्होंने ये बताया है
कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं तो ये तो एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट आप कर रहे हैं उस बच्चे की, उसकी ग्रोथ की, क्योंकि फाइनेंसेस पर तो वो डिपेंड कर रहा है और जब तक वो माइनर है वो बाप की जिम्मेदारी है। इवन इफ के माँ कमा रही है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है। तो वो जस्टिफिकेशंस इस्लामिक कोर्ट्स देकर उन्होंने और वो डिफाइन किया और डिफाइन करने के साथ उन्होंने मिनिस्ट्री को कहा है कि लेजिस्लेशन का इसको हिस्सा बनाएं कि ये पिछले 6 साल की नहीं, वो फॉरएवर, फॉर एग्जांपल कोई 12 साल की मेंटेनेंस बाप ने नहीं पे की और बच्चा आप क्लेम करता है तो वो ले सकता है। अच्छा, इसमें ना आयशा एक और चीज़ अब्दुल्ला आप लोगों ने समझनी है कि टेक्निकलिटीज़ वैसे भी जो फैमिली सेटअप है या फैमिली लॉ है उसका हिस्सा नहीं है। उसमें से उन्होंने इरेडिकेट करके 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये टेक्निकल मैटर, फॉर एग्जांपल ये आप कोई 2-4 दिन अगर लिमिटेशन का हो गया या इस तरह की चीज़ों का आप फॉरगो करें। इस जजमेंट में जज साहब ने पर्टिकुलरली इस टेक्निकलिटी को भी इरेडिकेट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप सिर्फ 6 साल के लिए नहीं, वो 8 साल का भी अगर कोई उसका पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ड्यू है तो ये उसका हक है, उसके इस्तेहकाक से आप उस बच्चे को महरूम नहीं कर सकते कानून। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जब रूल्स बनते हैं, जब जजमेंट्स पास होती हैं तो वो सोसाइटी की बेटरमेंट और सोसाइटी को इम्प्रूव करने का जो रास्ता है ना वो एक ग्रेजुअल रास्ता है। एकदम से क़यामत तक की सारी सोसाइटी इकट्ठी इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। तो इन जजमेंट्स को पढ़ें, करीब से जानें और देखें कि ये क्यों ज़रूरी हैं। अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि हमारे पास अगर इख्तियारात देखे जाएं जो पेरेंट्स के हैं और जो पेरेंट्स में डिवीज़न जिस तरह से हमारी सोसाइटी करती है कि बाप को औलाद पे हक और माँ को औलाद पे हक और जो पावर के डायनामिक्स डिस्प्ले पे लगा दिए जाते हैं हमारे पास, उसमें भी एक बड़ा इनकरेजिंग स्टेप है ये कि वालिद को उसकी वालिद होने की पोजीशन उससे ली नहीं जा रही, बाकायदा अच्छे तरीके से इन्फोर्स की जा रही है। वी आर एक्चुअली प्रोमोटिंग अ मैन टू एक्ट एज द फादर ऑफ द चाइल्ड के जिसका वो है बाप। हमारे पास सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस तरह के डिसीजंस पे जब कोर्ट लेता है तो किस सेगमेंट में से आता है? अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपकी जो दरमियान वाली बात है उससे पहले स्टार्ट करूँगी। इम्पोर्टेंट पता है क्या है, सबसे ज़्यादा अहम ये बात है कि ये समझ लिया जाए कि डिवोर्स पार्टीज़ के दरमियान है, बच्चों का डिवोर्स से ताल्लुक़ नहीं होता। बिल्कुल। कोर्ट्स हमारी बहुत सारे जजेस वो बड़ा काइंडली एक्ट करते हैं जब दोनों पार्टीज़ आ जाएं। और मुझे याद है पेशावर में एक केस के अंदर जज साहब ने बुला के बच्चे को साथ बिठा लिया और उसको समझा रहे हैं और उसको प्यार से, और दोनों को बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से दोनों पार्टीज़ को कि देखो तुम दोनों का गुस्सा या रिवेंज अपनी जगह पर। समटाइम्स वेरी अनफॉर्चुनेटली विमेन ऑल्सो डू एक्सीड। इट्स नॉट अबाउट, हम हमेशा कहते हैं ना आदमी गलत कर, इन रिवेंज विमेन कीप टीचिंग द चिल्ड्रन अबाउट द हेट्रेड और वो जो खुद ट्रॉमा में से गुजरी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो होता ही है कि वो फिर रिफ्लेक्ट करता है। ये कनेक्टिंग जजमेंट है जिसमें वो बाप के साथ उनकी एक एफर्ट ये है कि आप मेंटेनेंस पे करें और एज ऑफ राइट आप अपने बच्चे से मिलते रहें। आप जाहिर है खर्च जब आप दे रहे होंगे तो आप बच्चे के स्कूलिंग के अंदर, पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर ये कनेक्शन, देखिए दुनिया है ना, अगर आप इस कनेक्शन से आहिस्ता आहिस्ता तो उस बच्चे से आप दूर हो जाएंगे और फ्यूचर वो है, आपने रहना है या नहीं रहना, फ्यूचर वो है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एहसान है लाहौर हाई कोर्ट का कि एक ऐसी जजमेंट जो दोनों पेरेंट्स को या दोनों डिवोर्स्ड लोगों को कनेक्ट कर रही है आपस में और उनको ये इस्लाह दे रही है कि ठीक है, आप लोगों की जो भी एक वो नहीं चली सिस्टम, आपका जो अरेंजमेंट था मैरिटल वो नहीं वर्कआउट किया, एटलीस्ट बच्चों की हद तक आप एक दूसरे के साथ, तलाक का मतलब मौत नहीं है। बच्चों की जिंदगी में इम्बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे तो पेनफुल सिचुएशन है, आप अच्छा, हर केस यूनिक भी होता है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होते हैं। क्या ये केस टू केस भी वेरी करेगा? क्योंकि बहुत अच्छी आपने बात की कि ये कनेक्ट करेगा, पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल सकते हैं। बहुत जगहों पे हमें नज़र आता है कि बाप जो है अब्यूजिव होता है, ठीक है, माँ नहीं चाहती कि अपने वो बच्चे मिले। क्या ये लॉ जो है या ये फैसला उन बापों को भी पाबंद करेगा एंड एट द सेम टाइम जो माँ की ये प्ली होगी कि मैं नहीं चाहती कि बच्चा ना अपने बाप से मिले, वाई? बिकॉज वो एक अच्छा शहरी नहीं है मुल्क का। तो केस टू केस भी वेरी करेगा ये। फैक्ट्स हर केस के जो डिफरेंट होते हैं और वो मेरा ख्याल है वो उनका इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। लेकिन आयशा एक बात याद रखें, माएँ यानी बाज़-औक़ात आदमी खुद उनको इनसिक्योर कर देते हैं। इस केस में ही आप देख लीजिए, कोई खातून केस करने के फ़ौरन बाद 60,000 रुपया ताहयात लेने पर क्यों राज़ी हो गई? द ओनली थिंग कि जब वो कहते हैं ना बच्चा पैदा करने के बाद वो एक इनसिक्योरिटी में रहती है कि यार मेरे से मेरा बच्चा ना छीन ले, ठीक है, उस टाइम आप उससे जो मर्जी लिखवा लें। बाद में जब वो रैशनल होकर सोचती है तो कहती है मैंने क्या किया।
लेकिन आप टेक्निकली कहते हैं कि नहीं जी ये तो रेस जुडिकाटा है, Vulnerability को exploit कर लिया ना उस वक्त। जी हाँ, आप अगर उस इनसिक्योरिटी के टाइम पर आप उसको उसकी उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर पाए और एक्सप्लॉइट करके आपने उससे लिखवा लिया, तो कानून अब एटलीस्ट इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि ये बाइंडिंग नहीं है। अगर ये सिविल केस होता तो ये बाइंडिंग होता और वो दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि ये हम इसको प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं कानून की जुबान में। लेकिन चूंकि फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर के पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे, लिहाजा जो है वो ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नहीं होगी। राइट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू आलिया हमें ज्वाइन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सामने कि इस तरह के केसेस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है।